लकड़ियाँ भी चूल्हे में ज्यादा लगती हैं और खाना बन ही गया है। अब सुमित और देवा जी भी जल्दी से आ जाएं तो चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। हाँ बेटा, बस वे लोग आते ही होंगे। शिवानी ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके दोनों बेटे वहां आ जाते हैं। शिवानी उनसे कहती है, सुमित बेटा, लोकेश बेटा, आ गए तुम दोनों। अरे तुम दोनों तो ठंड से कांप रहे हो, जल्दी से चूल्हे के पास बैठ जाओ तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। बहू, दोनों बेटे भी आ गए हैं और अब हम सबको भी भूख लग रही है, तो तुम खाना परोस दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ बेटा, बस मैं खाना लगा ही रही हूँ। कोमल चूल्हे पर रोटियां सेकती है और नैना सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब नैना कहती है, सुनिए जी, मैंने आपको बताया था ना कि घर में राशन खत्म हो गया है, तो आज आप कुछ राशन लेकर आए हैं क्या? अब क्या बताऊं नैना, तुम्हें तो पता है इस कड़कड़ाती ठंड में मजदूरी मिलना भी आसान नहीं है। आज भी मुझे एक छोटा सा काम मिला था जिसमें मैं पिताजी की दवाइयाँ ले आया। अच्छा ही किया बेटा, तूने दवाइयाँ ले आया, नहीं तो इस ठंड में तेरे पिताजी का दमा और बढ़ जाता। कल भी उन्हें ठंड की वजह से खांसी आ रही थी। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तभी बबलू कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बबलू बेटा, बस मैं बिस्तर लगा ही रही हूँ। ऐसा कहकर कोमल झुककर बिस्तर लगाने लगती है। तभी शिवानी कहती है, अरे बहू, तेरा छठवां महीना चल रहा है, तेरे लिए इतना झुकना अच्छी बात नहीं है, तू रहने दे। नैना बहू बिस्तर लगा देगी। तभी नैना वहां आ जाती है और कोमल से बिस्तर लेकर खुद बिछा देती है। सभी लोग लेट जाते हैं। नैना कोमल से कहती है, कोमल, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। तभी शिवानी कहती है, नैना बहू, हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक में कोमल सोती है और एक में हम सबको सोना पड़ता है। भगवान ने कभी इतना धन ही नहीं दिया कि हम 3 कमरों का घर ले सके। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान ने जो दिया है वही बहुत है। मैंने बिस्तर लगा दिया है, आप लोग जाकर लेट जाइए। सभी लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। तब चिंकी कांपते हुए कहती है, माँ, हमारा ये कंबल इतना पुराना फटा हुआ है, इसलिए इसे ओढ़ने पर भी मुझे ठंड लग रही है। हाँ माँ, चिंकी सही कह रही है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बहू, ऐसा कर, मेरा कंबल भी लेकर बच्चों को उड़ा दे। नहीं नहीं पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप रहने दीजिए, मैं अपना कंबल ही उड़ा देती हूँ। अरे बहू, तेरा कंबल भी तो फटा हुआ ही है। अब नैना अपना कंबल भी अपने बच्चों को उड़ा देती है। रात बढ़ने के साथ साथ ठंड भी तेजी से बढ़ रही थी। बच्चे और सास ससुर तो सो चुके थे, लेकिन नैना और सुमित को नींद नहीं आ रही थी। नैना कांपते हुए कहती है, सुमित, अगर तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे मिले तो तुम 1-2 कंबल खरीद कर ले आना। ठंड बढ़ती ही जा रही है और घर में कंबल बहुत कम है। हाँ नैना, तुम सही कहती हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों रखा है कि हम ठंड के मौसम में एक कंबल भी नहीं खरीद सकते। वहीं अंदर कोमल लोकेश से कहती है, सुनिए जी, थोड़े बहुत पैसों की व्यवस्था करके एक कंबल ले लीजिए। आपको तो पता है मेरा 6ठा महीना चल रहा है और मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। हाँ कोमल, मैं कोशिश करूंगा। जैसे तैसे उनकी रात कट जाती है। अगले दिन सुबह नैना चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक छत से मिट्टी का एक टुकड़ा गिर जाता है। उसे देखकर शिवानी कहती है, देख रहे हो बेटा, आजकल छत से मिट्टी के टुकड़े गिर रहे हैं। अरे शिवानी, हमारा ये घर बहुत पुराना है और छत तो जर्जर हो चुकी है, मिट्टी के टुकड़े तो गिरेंगे ही। सुमित बेटा, छत को रिपेयर करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये छत टूट कर ही गिर जाए। हाँ पिताजी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस छत को रिपेयर करा दूं। सुमित और लोकेश नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं। सभी के नाश्ता कर लेने के बाद नैना चूल्हा बुझा देती है। तब चिंकी कहती, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आपने चूल्हा क्यों बुझा दिया? बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए चूल्हा बुझाना पड़ा। थोड़ी ही देर में बाहर धूप निकल जाएगी, फिर तुम लोग धूप में जाकर बैठ जाना। थोड़ी देर बाद धूप निकल जाती है और पूरा परिवार धूप में आकर बैठ जाता है। तभी सामने रिपेयर होते एक घर को देखकर कोमल कहती है, भाभी, देख रही हो, शांति चाची की छत भी रिपेयर हो रही है। हाँ कोमल, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी छत भी जल्द रिपेयर हो जाए। नैना ऐसा कह ही रही थी कि तभी शांति उन लोगों को धूप में बैठा देखकर वहां आती है और कहती है, अरे शिवानी बहन, आजकल ठंड बहुत बढ़ रही है ना? हाँ शांति बहन, इसीलिए तो धूप में बैठे हैं। वैसे तुम अपनी छत रिपेयर करवा रही हो, अच्छी बात है। हाँ बहन, हमारी छत काफी पुरानी हो गई थी, इसीलिए उसे रिपेयर करवाना जरूरी था। भगवान की दया से आज रिपेयर हो रही है। वैसे शिवानी बहन, तुम्हारी भी छत बहुत पुरानी हो गई है, जितनी जल्दी हो सके इसे रिपेयर करवा लो। तुम्हें तो पता है हम खुले इलाके में रहते हैं और यहाँ अक्सर आंधी तूफान आते रहते हैं।
हाँ हाँ बहन, सही कह रही हो। अच्छा बहन, चलती हूँ, थोड़ा मजदूरों से बताकर काम करवाना है। ऐसा कहकर शांति वहां से चली जाती है। तब कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम भी पैसे इकट्ठा करके अपनी छत जल्द ही रिपेयर करवा लेंगे। हाँ हाँ बहू, भगवान करे ऐसा ही हो। वैसे धूप अच्छी है, तुम दोनों जाओ और जलाने के लिए लकड़ियाँ बीन कर ले आओ। ठीक है माँ जी, बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनका ध्यान रखिएगा। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे तो आप अंदर जाकर लेट जाइएगा। हाँ हाँ बहू, हमारी चिंता मत कर, तू जा, जल्दी लकड़ियां बीन कर ले आ, वरना शाम हो जाएगी। अब दोनों बहुएं लकड़ियां बीनने के लिए गांव से बाहर जंगल की तरफ निकलती हैं। वो छोटी छोटी लकड़ियां बीन कर इकट्ठा करती हैं। तभी कोमल कहती है, नैना भाभी, देख रही हो, वहाँ अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और उस पर कितने सारे अमरूद लगे हैं। चलो ना, हम इनमें से कुछ अमरूद तोड़कर रख लेते हैं। हाँ कोमल, वैसे भी बच्चे हमेशा कुछ खाने की जिद करते हैं, वो सभी ये देखकर खुश हो जाएंगे। दोनों बहुएं अमरूद के पेड़ के पास जाकर अमरूद तोड़ती हैं। तभी एक बंदर वहां आ जाता है। नैना कुछ अमरूद बंदरों को भी दे देती है। उसके बाद लकड़ियां लेकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवानी कहती है, बहू आ गई तुम? माँ जी, लकड़ियों के साथ साथ आज कुछ अमरूद भी मिल गए थे। रुकिए, मैं आप लोगों को काट कर खिलाती हूँ। और कोमल, तुम थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो, तुम थक गई होगी ना। अब कोमल अपनी सास के पास बैठ जाती है और नैना अमरूद काटकर सभी को खिलाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कहता है, माँ देखो ना, शाम हो गई है और हमें फिर ठंड लगने लगी है। हाँ बेटा, मैं चूल्हा जला रही हूँ, तुम दोनों चूल्हे के पास बैठ जाओ तो तुम्हें ठंड कम लगेगी। अब नैना चूल्हा जला लेती है और दोनों बच्चों को चूल्हे के पास बैठा देती है और खाना बनाना शुरू करती है। कोमल भी नैना की मदद करने लगती है। तभी सुमित और लोकेश भी वहां आ जाते हैं। सुमित कांपते हुए कहता है, माँ, आज बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। मेरे हाथ पैर तो जैसे जम गए हो। हाँ बेटा, जल्दी से चूल्हे के पास बैठ जा। अब सुमित और लोकेश चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैना खाना निकाल देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी मिट्टी का एक टुकड़ा छत से गिर जाता है। ये देखकर लोकेश कहता है, माँ, बाहर तूफान आ रहा है और हमारी ये छत काफी कमजोर है। जल्दी जल्दी सभी लोग खाना खा लो और बाहर निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि छत टूट कर गिर जाए। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और घर के बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। तेज हवाएं चल रही थी। बबलू और चिंकी नैना से लिपट जाते हैं। चिंकी कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, घर के अंदर चलो। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, बस चलते हैं। तभी तूफान का एक तेज झोंका आता है और सारी की सारी छत उड़ जाती है। यह देखकर शिवानी रोते हुए कहने लगती है, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। हमारे सर पर एक ही छत तो थी, वो भी अब उड़ गई। अब हम इस बिना छत वाले घर के अंदर कैसे रहेंगे। हिम्मत रखो माँ जी, भगवान ने ये मुसीबत हमें दी है तो वही इसका रास्ता भी निकालेंगे। चलो माँ, अभी तो हमें अपने घर के अंदर जाना होगा। अब सभी लोग कांपते हुए घर के अंदर जाते हैं। तेज हवाएं चल रही होती हैं और ठंड से सभी लोग बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी नैना कहती है, माँ जी, मैं जल्दी से बिस्तर लगा देती हूँ। हम बिस्तर में घुसकर सो जाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ बेटा, ये ठीक है, जल्दी से बिस्तर लगा दे। अब नैना जल्दी से बिस्तर लगा देती है। सभी लोग बिस्तर में लेट जाते हैं और नैना सभी को कंबल ओढ़ा देती है। सुमित कहता है, नैना, कंबल ओढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। हवाएं इतनी तेज चल रही है कि ये कंबल ठंड को नहीं रोक पा रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करो। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे और कंबल उड़ाओ ना। नैना बच्चों को अपना कंबल ओढ़ा देती है, लेकिन ठंड फिर भी कम नहीं होती। बच्चे ठंड से रोने लगते हैं। तभी कमलेश को जोर जोर से खांसी आने लगती है। तब नैना शिवानी से कहती है, माँ जी, बच्ची ठंड की वजह से रोने लगे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, पड़ोसियों से कुछ कंबल और रजाइयाँ मांग कर ले आती हूँ। रुकिए भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नैना और कोमल अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती हैं और उनका दरवाजा खटखटाती हैं। विमला बाहर आती है। तब नैना कहती है, विमला चाची, हमारे घर की छत उड़ गई है और आपको तो पता ही है आज कितनी तूफानी हवाएं चल रही हैं। अगर आपके घर में कुछ बिस्तर हो तो हमें दे दो। नैना, तुम तो जानती हो कि हम भी तुम्हारी तरह ही करीब हैं। आजकल इतनी ठंड बढ़ रही है कि हमारे घर में जो बिस्तर हैं वो हमें ही कम पड़ते हैं, फिर हम तुम्हें कहाँ से दे दे। ठीक है विमला चाची, कोई बात नहीं, हम कहीं और से मांग लेंगे। अब नैना और कोमल कुछ और घरों में जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलती। अंत में थक हार कर वो अपने घर वापस आने लगती हैं। तभी कोमल कहती है, भाभी,
मैंने एक जगह बहुत सारे कपड़े इकट्ठा किए हुए देखे थे। शायद अमीर लोग अपने रिजेक्ट कपड़े वहाँ फेंकते हैं। क्यों ना हम वहाँ से वो कपड़े इकट्ठा करके ले आए और उन्हें जोड़कर अपने बच्चों को उड़ा दें। हाँ कोमल, चलो हम वहीं चलते हैं। अब नैना और कोमल पैदल चलते हुए उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में दोनों ही कांप रही थी। नैना कोमल से कहती है, कोमल, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, तुम्हें मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद को ठंड से बचाना चाहिए। भाभी, घर में भी तो उतनी ही ठंड है, हमारी छत जो खुली हुई है, और फिर मैं आपको अकेले कैसे आने देती। कोई बात नहीं, मैंने सुना है भगवान गरीबों के साथ होता है। नैना और कोमल कांपते हुए उस कूड़े के ढेर पर पहुंचते हैं जहां ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे। दोनों फटे पुराने और गंदे कपड़े इकट्ठा करती हैं और उन्हें वहीं पड़ी हुई बोरियों में भरती हैं। फिर वो उन्हें अपने सिर पर रखकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। जल्दी जल्दी वो अपने घर पहुंचती हैं। उन्हें देखकर चिंकी कहती है, माँ मुझे बहुत डर लग रही है, कुछ करो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मुझे कुछ और कंबल उड़ा दो, वरना मेरे हाथ पैर ठंड से जम जाएंगे। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। अब नैना और कोमल उन सभी कपड़ों को एक दूसरे के साथ बांधकर एक ब्लैंकेट की तरह बना देती है और उसे सब पर डाल देती है, जिससे परिवार वालों को थोड़ी राहत मिलती है। तब चिंकी कहती है, माँ मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। कोमल, तुम भी बिस्तर में घुसकर सो जाओ। अब कोमल बिस्तर में घुस जाती है और फिर नैना भी बिस्तर के अंदर आ जाती है। सभी लोग बिस्तर और हाथों से बनाए हुए कपड़ों को और कंबल को ओढ़ लेते हैं और इस तरह जैसे तैसे सो जाते हैं। अगली सुबह नैना चिंकी को छूकर सुमित से कहती है, सुनिए जी, चिंकी को तो इस बुखार है। तभी कमलेश को जोर जोर से खांसी आने लगती है। ये देखकर सुमित कहता है, माँ, पिताजी को भी दवाइयों की जरूरत है और चिंकी का भी इलाज करवाना पड़ेगा। हम दोनों मजदूरी के लिए जा रहे हैं। शाम को हम पिताजी और चिंकी दोनों की दवा ले आएंगे। दोनों भाई मजदूरी पर चले जाते हैं। तब बबलू कहता है, हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी चिंकी की तरह बुखार हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, अभी थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी, फिर हम सबको अच्छा लगने लगेगा। थोड़ी देर बाद धूप निकलती है। जैसे ही धूप सभी के शरीर पर पड़ती है तो सभी लोगों को सुकून मिल जाता है। तब शिवानी कहती है, बच्चे, धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। माँ, खुली छत का भी एक फायदा है, धूप सीधे अंदर आती है। अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, काश रात में भी धूप होती। सभी लोग बबलू की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आती हैं और कहती हैं, अरे शिवानी बहन, हमने देखा कि रात में तूफान में तुम्हारे घर की छत उड़ गई। पता नहीं भगवान गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेता है। बहन, इस ठंड के मौसम में खुली छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बहन, अब क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही सहना पड़ेगा। सही कह रही हो बहन, हम भी तुम्हारी तरह ही गरीब हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुम्हारी मदद करेंगे। बातें करने के बाद पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। सारा दिन सभी लोग धूप में बैठे रहते हैं। फिर शाम हो जाती है और सभी को ठंड लगने लगती है। नैना चूल्हा जला लेती है और खाना बनाने लगती है। तभी सुमित और लोकेश भी आ जाते हैं। सुमित कांपते हुए चूल्हे के पास आता है और कहता है, पिताजी और चिंकी, मैं तुम दोनों की दवाइयां ले आया हूँ। नैना पिताजी और चिंकी को दवाइयां। अब नैना दवाइयां लेकर अपने ससुर और चिंकी दोनों को खिला देती है। जैसे तैसे रात होती है और सभी लोग कंबल और फटे कपड़ों से बने कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था और खुली छत के नीचे से लोग परेशानियां झेल रहे थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग औरत मनोरमा उनके घर आई और उनका घर देखकर बोली, तकदीर ने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। पहले मजदूरी का काम और ऊपर से छत भी उड़ गई। कोमल बिटिया, तू तो प्रेग्नेंट है, तुझे बहुत दिक्कत होती होगी। मासी, अब दिक्कत है तो झेल लेते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है। वैसे नहीं ना बिटिया, छत रिपेयर करवाने या नई छत बनवाने में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन जुगाड़ से बिना पैसों की भी छत बनाई जा सकती है। और भला वो कैसे मौसी? नैना, जंगल में बहुत सारी सूखी घास और पत्ते पड़े होते हैं। तुम जंगल से सूखी घास, पत्ते और लकड़ियाँ लाकर अपनी छत ढक लो। इससे इस कड़कड़ाती ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। बहू मनोरमा बहन सही कह रही है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही, नहीं तो मैं खुद जंगल से सूखी घास और लकड़ियां लाकर छत बना देता। तुम दोनों अगर सूखी घास और लकड़ियां ले आओ तो मैं छत पर उन्हें बांध कर दूंगा। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल से सूखी घास ले आऊंगी। भाभी, आपके साथ मैं भी चलूंगी जंगल। अरे नहीं नहीं कोमल, इस हालत में तुम मत जाओ।
मैं बोझ नहीं उठाऊंगी, लेकिन लकड़ियां बीनने में मदद तो कर ही सकती हूँ ना। और इस तरह कोमल और नैना दोनों अपने साथ कुछ बोरे लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। जंगल पहुंचकर दोनों लड़कियां लकड़ियां बीनती हैं और साथ में हरी सूखी घास भी इकट्ठा करती हैं। फिर नैना कहती है, कोमल, लकड़ी और घास तो हमने इकट्ठा कर ली है, अब ऐसा करो कि इन सबको मेरे सर पर रखवा दो, हम इन्हें घर ले चलते हैं। कोमल ने सारे बोरे नैना के सिर पर रखवा दिए और एक बड़ा सा बोरा खुद ले लिया और वो लोग अपने घर पहुंच गए। कमलेश ये देखकर खुश होते हुए बोला, बहू चलो हम इसे छत पर लगाना शुरू करते हैं। तभी मनोरमा एक फटी हुई तिरपाल लेकर वहां आती और देते हुए कहती है, अरे कमलेश, मेरे घर ये फटी हुई तिरपाल रखी थी, सोचा तेरे काम आ जाएगी। तब कमलेश उस तिरपाल को छत के ऊपर लगा देता है और उसके बाद नैना और कमलेश मिलकर छत पर लकड़ियों के घास बिछाने लगते हैं और कोमल भी उनकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद नैना कोमल से कहती है, कोमल, तुम बहुत थक गई होगी, तुम रहने दो, आराम कर लो, मैं और पिताजी कर लेंगे। कोमल अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमलेश और नैना छत बांध कर तैयार कर देते हैं। तब तक घर के बाकी सारे लोग भी वहां आ चुके थे। सचमुच पिताजी, अब हमारा घर बिना छत वाला नहीं रहा। चलिए भैया, बाहर तो इतनी ठंड है, हम लोग अंदर चलकर बैठते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं और चटाई पर बैठ जाते हैं। तब नैना कहती है, चलो, ठंड से तो कुछ राहत मिली, अब मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर खाना बना लेती हूँ, मुझे पता है सबको भूख लगी होगी। अब नैना चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह नैना कहती है, माँ जी, छत बनने से हमें थोड़ी तो राहत मिली, वरना इस ठंड ने तो हमारे जीवन में आतंक मचा रखा था। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। उसके बाद नैना नाश्ता बनाती है और नाश्ता करके दोनों भाई काम पर निकल जाते हैं। तभी उनकी पड़ोसन अनीता उनके घर आती है और कहती है, अरे शिवानी बहन, कैसे हो तुम? अनीता बहन, मैं तो अच्छी हूँ, और बताओ, तुम बहुत दिनों बाद ही आना हुआ तुम्हारा। शिवानी बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा एक ही पोता है, आज उसका बर्थडे है, तो हम उसका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, इसलिए तुम सबको निमंत्रण देने आई हूँ। तुम सभी लोग मेरे पोते के जन्मदिन में जरूर आना, और हाँ, खाना वही खाना। हाँ हाँ बहन, हम जरूर आएंगे तुम्हारे पोते को आशीर्वाद देने। बातें करने के बाद अनीता चली जाती है। तब नैना कहती है, माँ जी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम उनके पोते के लिए कोई तोहफा खरीद सके, फिर हम वहाँ क्या लेकर जाएंगे? भाभी, आपको याद है ना, जब हम जंगल गए थे तो हमें वहाँ अमरूद का पेड़ दिखाई दिया था, क्यों ना हम उस अमरूद के पेड़ से कुछ अमरूद तोड़ कर ले जाए और वही तोहफे में दे दे। हाँ नैना बेटा, कोमल बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा करो कि तुम दोनों अभी ही जंगल चले जाओ और अमरूद तोड़ कर ले आओ, क्योंकि हमें शाम को अनीता बहन के यहाँ जन्मदिन में जाना तो पड़ेगा ही। अब दोनों बहुएं जंगल की तरफ निकलती हैं और जंगल पहुंचकर कुछ अमरूद तोड़कर अपने साथ ले आती हैं। नैना कुछ अमरूद काटकर अपने बच्चों और अपने सास ससुर को खिला देती है। तब तक सुमित और लोकेश भी आ जाते हैं। शिवानी कहती है, लो भाई, ये दोनों भी आ गए, चलो अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ठंड है और हमें जन्मदिन में जाकर जल्दी वापस भी तो आना है। लेकिन दादी, हमारे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े ही नहीं है, हम क्या पहन कर जाएंगे? अरे बेटा, भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो कपड़े हैं हम वही पहन कर जाएंगे। अब सभी लोग अनीता के यहाँ जन्मदिन में जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन सबको ठंड लग रही थी। चिंकी कहती है, माँ, रास्ते में तो बहुत देर लग रही है, मेरे तो हाथ भी जम रहे हैं। अरे चिंकी, ठंड लग रही है तो थोड़ी देर ठंड बर्दाश्त करना। ठंड तो हमें घर में भी लगती है, लेकिन जन्मदिन में जाएंगे तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद सब लोग अनीता के यहाँ पहुंच जाते हैं। अनीता उन लोगों से मिलती है और कहती है, शिवानी बहन, बस अब केक कटने वाला है, उसके बाद आप सब खाना खाने के लिए बैठ जाना। हाँ अनीता बहन, ठीक है, हम कुछ अमरूद लाए थे तुम्हारे पोते के लिए, इसे हमारी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। अनीता खुशी खुशी वो अमरूद ले लेती है। थोड़ी देर बाद केक कट होता है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नैना कहती है, माँ जी, ठंड बढ़ रही है, चलिए हम जल्दी से घर वापस चलते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो चलते हैं। तभी नैना की एक पुरानी सहेली कंचन नैना को देखकर उसके पास आती है और कहती है, अरे नैना, बहुत दिनों बाद मिली हो, कैसी हो? अरे कंचन, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? और हाँ, तू पढ़ाई कर रही थी ना, पढ़ाई पूरी हो गई तेरी? शादी वादी कब कर रही है? अरे अरे, इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ कैसे तू? हाँ नैना, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अगले महीने मेरी शादी भी है। यार, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ कंचन, बता क्या बात है? नैना, मेरे पास बहुत सारे कंबल हैं, मेरी शादी होने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि उन सभी कंबलों को किसी गरीब को दे दूं। कंचन, अगर तू बुरा न माने तो वो सारे कंबल मुझे दे दे, हमारे घर में कंबल नहीं है और हम सबको उनकी बहुत जरूरत है। ठीक है नैना, तुम यहीं रुको, मैं कंबल लेकर आती हूँ।
अब वो लोग वहीं रुककर इंतजार करते हैं। तब कंचन जाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर से सारे कंबल लेकर आती है और नैना को दे देती है। कंबल लेकर नैना कहती है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच ये कंबल हमारे बहुत काम आएंगे। कंबल देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अब सभी लोग वापस आने लगते हैं। रास्ते में सबको बहुत ठंड लग रही होती है। तभी अचानक कमलेश को जोर जोर से खांसी आने लगती है। ये देखकर सुमित कहता है, पिताजी को इतनी खांसी आ रही है, माँ उनकी दवाइयाँ है या फिर खत्म हो गई हैं? बेटा दवाइयाँ तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। भैया कल ऐसा करता हूँ, सेठ जी से थोड़ा एडवांस पैसे लेकर पिताजी की दवाइयाँ लाकर दे दूंगा। बातें करते हुए वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ठंड की वजह से सभी लोग कांप रहे होते हैं। तब शिवानी नैना से कहती है, बहू आज तो तेरी सहेली ने हमें इतने सारे कंबल दे दिए हैं, जल्दी से बिस्तर लगा दे, आज तो हम इन कंबलों को ओढ़कर चैन से सोएंगे। हाँ दादी, और आज कंबल ओढ़ने के बाद हमें ठंड भी नहीं लगेगी। बस बेटा जल्दी से बिस्तर लगा दो, वैसे भी बहुत ठंड लग रही है। अब नैना और कोमल दोनों मिलकर बिस्तर लगा देती हैं। सभी लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं और नैना सबको कंबल ओढ़ा देती है। फिर नैना एक कंबल कोमल को देते हुए कहती है, कोमल ये कंबल तुम अपने कमरे में ले जाओ और इसे ओढ़कर सो जाओ। हाँ भाभी ठीक है। अब कोमल वो कंबल अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसे ओढ़कर सो जाती है। सभी लोग कंबल ओढ़कर चैन से सो रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को उनका सुकून मंजूर नहीं था। रात के 5 बजे हवाएं अचानक से जोर जोर से चलने लगती हैं। तभी अचानक कमलेश की नींद खुलती है और वो कहता है, हे भगवान, अरे लगता है फिर से तूफान आने वाला है। पिताजी मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये छत भी उड़ जाए। सभी लोग उठकर बैठ जाते हैं। नैना और लोकेश भी बाहर वाले कमरे में आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद तेज हवा के साथ उनकी छत उड़ जाती है। शिवानी कांपते हुए कहती है, बेटा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसा करो कि इन कंबलों को छप्पर की जगह लगा दो। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है, चलो हम इन कंबलों को छप्पर की जगह लगा देते हैं। सभी लोग मिलकर उन कंबलों को छप्पर की जगह लगा देते हैं। उन्हें लगाते लगाते सुबह हो जाती है। सभी लोग ठंड से बहुत बुरी तरह कांप रहे होते हैं, लेकिन हवाएं अभी तेज चल रही होती, इसलिए नैना, सुमित और लोकेश कंबलों को पकड़े रहते हैं। ये देखकर शिवानी कहती है, हे भगवान, ये हवा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोग कब तक इस तरह कंबलों को पकड़ कर रखेंगे? क्या करे शिवानी अगर इसे छोड़ दिया तो वो उड़ जाएगा। जब तक हवा कम नहीं होती हमें इसे ऐसे ही पकड़ कर रखना होगा। 1-2 घंटे की बात है तब धूप निकल आएगी और हवा भी कम हो जाएगी। सुबह के 6 बज चुके होते हैं और बाहर हल्के हल्के कोहरे के बीच सुबह हो रही होती है। तभी गांव की रूपा नाम की एक औरत वहां से गुजरती है। वो नैना और उसके घर वालों को इस तरह कंबल पकड़े खड़े देखकर पूछती है, अरे नैना भाभी, ये क्या, तुम लोग इस तरह कंबल क्यों पकड़ रखे हो? रूपा, हमने इन कंबलों से छप्पर बनाए हैं, अगर ये भी उड़ गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए इन्हें पकड़ कर रखा है। यह सुनकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है। रूपा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। नैना भाभी, मजाक नहीं उड़ाओ तो और क्या करो? मुझे देखो, मेरा पति नहीं है और मेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं काम करके उन्हें पाल रही हूँ। और एक तुम लोग हो जो सारा दिन घर में बैठे रहते हो। तुम लोग भी मेहनत मजदूरी करो और अपनी गरीबी दूर करो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर रूपा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है और हवाएं भी कम होती हैं। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। सभी बहुत थक चुके थे। तो कोमल कहती है, वैसे नैना भाभी, रूपा सही कह रही थी, क्यों ना हम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करें। हाँ कोमल, मैं आज ही आसपास के गांव में बड़े किसानों के यहाँ जाकर झाड़ू पोंछी का काम पता करती हूँ। और कोमल, तुम बाहर जाकर काम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घर पर ही तुरपाई और मोती पिरोने का काम ले आऊंगा, तुम वो कर लेना। हाँ बहू, मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी तुरपाई करने में। और मैं भी आसपास के गांव में किसी दुकान पर अपने लिए छोटा मोटा साफ सफाई का काम ढूंढ लूंगा। अब सुबह होते ही नाश्ता करके सभी लोग अपने अपने काम की तलाश में निकल जाते हैं। नैना आसपास के घरों में झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेती है। वहीं सुमित कोमल के लिए तुरपाई और मोती पिरोने का काम ले आता है, जिसे कोमल करने लगती है। कमलेश भी एक किराने की दुकान पर साफ सफाई का काम ढूंढ लेता है। सभी लोग अपना अपना काम करके शाम को घर वापस आते हैं। तब नैना कहती है, आज तो हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया है और देखो, सबको थोड़े थोड़े पैसे भी मिले हैं। अब इसी तरह पैसा इकट्ठा करके हम जल्दी ही अपनी छत बनवा लेंगे। 6 महीने बाद आखिर हम सब ने मिलकर अपनी ये छत बनवा ही ली। हाँ शिवानी,